आज मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। मैंने अपने माँ-बाप को साफ मना कर दिया था कि मैंने शादी नहीं करनी। मेरी शादी ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज़ छुपा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी मेरा ये राज़ सबके सामने खुल कर आए। मैंने अपनी माँ के सामने रो-रो कर मिन्नतें की थी कि प्लीज़ मेरी शादी मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कहने लगी, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, शादी करके हम अपने फ़र्ज़ से आज़ाद होना चाहते हैं। हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, ये सोचकर ही हमें डर लगता है। शादी एक ऐसा मजबूत बंधन है कि तुम अपने शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारोगी। मेरी जिद को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ भी जोड़ दिए थे। मैं अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकती थी। मजबूरी में सही, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी। मैं दुल्हन बनी आज अपने शौहर के घर आई थी। मेरी नंद ने मुझे कमरे में बैठाया और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझ पर इस कदर डर था कि मेरे दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था कि कुछ देर में मेरा शौहर कमरे में आ जाएगा, और ये सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि फिर उसके बाद क्या होगा। मैं अभी अपनी इन्हीं सोचों का ताना बाना बन रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला था। सामने मेरा शौहर अफनान खड़ा था। उसे देखकर तो जैसे मुझे लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा। उसने एक नजर मुझे देखा। पता नहीं क्यों उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो अभी तक कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कमरे का दरवाजा उसने जोर से बंद किया और फिर से बाहर चला गया। मेरा दिल तो जैसे दरवाजा बंद होने पर यूं हुआ था जैसे सीने में थम जाएगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाजा दोबारा खुला तो मेरी जेठानी बदहवासी के आलम में अंदर दाखिल हुई थी। उनके हाथ में एक सफेद रंग की चादर थी। कहने लगी, एक तो शादी के हंगामों में मैं भूल ही गई थी। अफनान ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही बेइज्जत करके रख दिया। चलो उठो, जरा बेड की चादर बदल दूं। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतारकर सोफे पर रखी और बेड पर सफेद रंग की चादर बिछा दी। ये देखकर तो जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। कहने लगी, शादी के हंगामों में इंसान की मत ही मारी जाती है। 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने बेड पर सफेद रंग की चादर बिछा दी थी। कहने लगी, अफनान इस मामले में बड़ा ही वहमी है। बेड की चादर देखकर उसने तो पूरा घर सर पर उठा लिया था। फौरन से दंदनाता मेरे पास आया। कहने लगा, भाभी मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे बेड पर शादी की पहली रात सफेद चादर बिछा देना, और अब मैं कमरे में देखकर आ रहा हूँ कि बेड पर सफेद चादर नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की कवारी है या फिर चरतरहीन है। अपनी जेठानी के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पूरे शरीर से पसीना छूट गया था। मेरी जेठानी कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला था और अफनान कमरे में दाखिल हुआ था। मैं संभल कर बैठ गई। इस बार उसके चेहरे के तने हुए भाव थोड़े नॉर्मल थे। वो मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा, मैं डर के मारे कांपने लगी थी। उसने मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गई थी। कुछ देर तक वो मेरे चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखता रहा। फिर कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जितनी तुम्हारी खूबसूरती की बातें मैंने अपनी भाभी से सुनी थी, वो सभी तुम्हारे सामने कम है। भाभी ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफें की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है जितनी भी तारीफें की हैं वो कम थी। तुम तो उन तारीफों से कई ज्यादा गुना खूबसूरत हो। ये कहकर उसने अपनी जेब से मखमली डब्बी निकाली थी, जिसमें शायद मुंह दिखाई का कोई तोहफा था। मेरा दिल अब भी धक धक कर रहा था। उसने एक चेन निकाली और मेरे गले में पहनाने लगा। चेन को पहनाते हुए अफनान की उंगलियां मेरी गर्दन पर शरारत करने लगी तो मेरी जान पर बन आई थी। उसकी आंखों की बेचैनियां बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में छाने वाला खुमार मेरी जान निकाल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब होने लगा था, लेकिन मैं एकदम से पीछे हट गई थी। मेरी इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, सारा, शादी हुई है हम दोनों की। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। हम दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं है। ये कहते हुए अफनान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो कि बिल्कुल ठंडा हो रहा था। शायद आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे भरोसे में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी लरज रही थी। अफनान फिर से मुझे समझाने लगा कि देखो, ये हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है ये जायज है। लड़कियां ऐसे मौके पर अक्सर घबरा जाती हैं, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझसे तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। भाई शोहर हूँ तुम्हारा। शायद मेरे कांपने और घबराने पर वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कांपने और घबराने की वजह कुछ और थी। मैं अपने घर से रुखसत होने से पहले नींद की 4 गोलियां खाकर आई थी, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी।
देखते ही देखते मैं नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई थी। बस मुझे ये याद था कि अफनान मुझे हिला जुला रहा था, कह रहा था सारा तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल अंधेरे में जा चुका था। जब मुझे होश आया, मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी जेठानी मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरी नंद भी मेरे बेड के पास ही खड़ी हुई थी और मुझ पर फूंके मार रही थी। अफनान कमरे में चहलकदमी कर रहा था। ये सब देखकर मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मेरी जेठानी कहने लगी, लेटी रहो। डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थी। उसने मुझे होश में आते देखा तो कहने लगी, जैसे ही ड्रिप खत्म हो अफनान से कहिएगा कि ड्रिप उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दे दी और कहने लगी कि इन्हें रेगुलर इस्तेमाल करवाना। जल्द ही डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी। मेरी जेठानी कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। ये कहकर वो भी कमरे से निकल गई। पीछे पीछे मेरी नंद भी चली गई थी। मैंने अफनान की तरफ देखा तो उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 बजने वाले थे। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन उसने अपने कपड़े बदल रखे थे। अफनान मेरे पास आया और मुझे गुस्से से घूरने लगा। कहने लगा कि ये क्या तमाशा था, तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं नजरें चुराने लगी। वो कहने लगा, सारा तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दे, क्योंकि मुझे शादी से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, तो इस बात का ये हल था कि तुमने पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर नहीं आती। हर लड़की की ही शादी होती है और शादी की रात कुछ न कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वो एक नए रिश्ते में बंधने जाती है और शोहर से उसका ताल्लुक काफी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी। अफनान ने मेरी ड्रिप उतार दी और मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत से ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली हरकत मैं दोबारा नहीं चाहता। ये सुनकर मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी कि वो मेरे करीब ना आए, मुझसे कोई रिश्ता ना बनाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन ये कब तक मुमकिन था? वो मुझे कितना वक्त दे सकता था? कम से कम 4 दिन, 1 हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना दे सकता था। उसकी आंखों की बेचैनियां देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे उस इंसान के मचलते जज्बातों को रोक सकती हूँ। वो मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था और मैं बदहवास थी। ना मेरे दिल में कोई उमंग थी, ना ही ये शादी मेरी मर्जी से हुई थी। ये एक जबरदस्ती का बंधन था। खैर, मेरा सारा डर उस बेडशीट को लेकर था जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आती थी। अगर रात को मैंने नींद की मेडिसिन ना खाई होती तो अफनान कहने लगा, कितनी खूबसूरत और मासूम हो। तो मैं ये देखकर मेरा दिल बेईमानी करने पर मुझे उकसाने लगता है। लेकिन खैर, तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो वहां से उठकर चला गया था। कुछ देर बाद मेरी जेठानी मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। मेरी एक नंद थी, वो भी शादीशुदा थी। मेरे जेठ और जेठानी थी, वो भी अपने अलग घर में सेटल थे। अभी सिर्फ शादी के लिए इस घर में आए हुए थे। मेरी जेठानी और मेरी नंद का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। अफनान ने 2-3 दिन मुझे कुछ भी नहीं कहा था, बस मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताता रहता कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। उन 3 दिनों में मैं ये जान चुकी थी कि वो कभी भी इस्तेमाल की हुई चीज इस्तेमाल में नहीं लाता। कहता, मुझे नफरत है ऐसी चीजों से जो किसी और की इस्तेमाल की गई हो। खाने के बीच मेरे जेठ ने अफनान के गिलास से पानी पी लिया और वही गिलास मेरे जेठ ने अफनान के सामने दोबारा रख दिया। लेकिन मैंने देखा कि अफनान ने दूसरा गिलास उठाया और उसमें पानी पिया था। यहाँ तक कि एक बार तो मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया तो वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगा। कहने लगा कि कोई मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। प्लीज़ मेरी चीज़ों को इस्तेमाल मत किया करो। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरा दिल था जैसे थम रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वो इतनी भयानक थी कि कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अफनान की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उस वक्त यही सोचकर कांपने लगता कि जब वो मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक को वसूल करेगा तो उस वक्त मैं क्या करूंगी। उस
उस वक्त मैं कैसे अपना बचाव करूंगी, यही सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था। मेरी शादी को 8 दिन गुजरे तो मैंने घर का काम भी करना शुरू कर दिया था, खाना भी बनाने लगी थी। अब तो मेरी जेठानी भी अपने घर जा चुकी थी। शाम को जब अफनान अपने ऑफिस से वापस आया तो खाने के बीच मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धोने लगी, वो मेरे पीछे ही आ गया। कहने लगा, बहुत जालिम हो, 10 दिन गुजर गए हैं हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता हूँ। वो मेरे पास आ गया, मेरे हाथ में पकड़े बर्तन उसने सिंक में रखे और कहा, छोड़ो ये सब और मेरे साथ कमरे में चलो। वो मेरा हाथ थामे मुझे कमरे तक ले जाने लगा। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं यूं थी जैसे थर थर कांपने लगी थी। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थी, मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरी हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी थी। मेरे डर को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है सारा? कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, भाभी के सामने भी अच्छी भली बातें करती थी, घर के काम भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम बुरी तरह से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है? मैंने कहा, मुझे डर लगता है। कहने लगा, मैं किस लिए हूँ? तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगा, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये कहकर उसने मेरे चेहरे पर आई लठ अपनी उंगलियों से पीछे की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने हाथों से मेरे चेहरे को छूने लगा, लेकिन मैंने फौरन से उसका हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दूसरे हाथ में लेकर रोका था। कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। अगर आज मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे, तुम्हारे डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर कर दूंगा। ये कहकर उसने मेरे बाल खोल दिए और मेरी हालत ये थी कि मैंने अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोके हुए थे। इससे पहले कि वो मेरे और करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका था। मैंने कहा, अफनान प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी शरारतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही थी। उसकी गरम गरम सांसें मेरी गर्दन पर भरने लगी थी और एकदम ही मैंने उसे खुद से पीछे किया था। मैंने कहा, अफनान मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अच्छा क्या हो जाएगा? तुम बेहोश हो जाओगी। ठीक है, हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जिसका हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, उसे खुद से दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। अब वो मेरे बेहद करीब आ चुका था, मुझे अपनी बाहों में समेट चुका था। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया, वो फौरन से मुझसे पीछे हटने लगा। वो सफेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। यही चादर मेरे लिए मौत का इशारा थी। इससे पहले कि वो मेरे पास से जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वो हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या चीज हो तुम भी? मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी डर लगता है। अभी 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, एक बार सफेद चादर ले आऊं। ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने बाजू से जुदा किया और खड़ा हो गया। अलमारी में सफेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वो चादर तो मैं पहले ही छुपा चुकी थी। काफी देर तक वो सफेद चादर को ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर लेट गया। कहने लगा, सफेद चादर ने आज तुम्हारी जान बचा दी है। पता नहीं भाभी ने वो चादर कहाँ रख दी है। ये सुनकर मैं चुप हो गई। फिर कहने लगा, सारा तुम मेरी आदत को इतने दिनों में अच्छी तरह समझ गई होगी। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल का माहौल है, एहतियात जरूरी है। मैं नहीं चाहता मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से ही अपनी इज्जत गवा कर आई हो। ये कहकर उसने अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन मेरी नींद तो जैसे मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। अगले दिन अफनान मुझसे कहने लगा कि उसका एक दोस्त है जो बाहर मुल्क गया था, अभी वापस आया है और उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है, इसलिए कहने लगा कि अपनी शादी की पार्टी दो। ये कहकर अफनान मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने उसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा खासा इंतजाम कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने चाय का अच्छा खासा इंतजाम किया था। शाम तक अफनान का दोस्त भी आ गया था। मैंने किचन में सब कुछ तैयार कर रखा था। अफनान किचन में आया, चाय लेकर अपने दोस्त के सामने रख दी, लेकिन अफनान तो मुझे भी बुलाने लगा।
کہنے لگا میرا دوست تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں کیوں کسی اجنبی سے ملوں، وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ میرا دوست ہے اور بہت ہی اچھا دوست ہے، اسی لیے تمہیں اسے اجنبی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی اچھا شریف لڑکا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے جانے لگا، لیکن ڈرائنگ روم میں جانے سے پہلے ہی اس کے دوست پر میری نظر پڑ گئی تھی اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایسا لگا کہ جیسے زمین آسمان میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے، میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ میں وہیں کی وہیں بیٹھ گئی۔ افنان کہنے لگا سارا کیا ہوا تمہیں؟ چلو میرے دوست سے ایک ملاقات کر لو، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا افنان پتہ نہیں کیوں میرا سر چکرا رہا ہے، میں کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے افنان نے مجھے کچھ اور نہیں کہا اور خود ہی اپنے دوست کے پاس چلا گیا اور میں کمرے میں چلی آئی۔ میرے ڈر کی اصلی وجہ وہی تو انسان تھا جو ابھی ابھی افنان کا دوست بنا ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہی کڑوی حقیقت تھی جسے میں بھول جانا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ روحان سے میری پہلی ملاقات ایک اسٹور پر ہوئی تھی۔ ہم دونوں ہی نیو یارک کا کارڈ لینا چاہتے تھے اور اتفاق ایسا تھا کہ وہ کارڈ بس ایک ہی تھا جس پر ہماری بحث ہوئی تھی۔ نیا یارک کا وہ کارڈ ایسا تھا کہ وہ دونوں کو ہی کارڈ پسند آیا تھا۔ سیم ایسا ہی کارڈ دوسرا اس شاپ پر نہیں تھا۔ ہم دونوں اسی کارڈ کو لے کر بحث کرنے لگے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد روحان نے وہ کارڈ مجھے دے دیا تھا، لیکن اس کارڈ پر اس نے اپنا نام اور نمبر بھی لکھ دیا تھا۔ جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ کافی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن خیر مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا کیونکہ اب وہ کارڈ میرے کسی بھی کام کا نہیں تھا۔ اگر میں اپنی فرینڈ کو وہ کارڈ دیتی تو اس کارڈ پر اس لڑکے کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا، تو میں وہ کارڈ اپنی فرینڈ کو نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے غصے میں اس نمبر کو ڈائل کیا اور اسے ڈانٹنے لگی کہ تم نے اپنا نمبر اس کارڈ پر کیوں لکھ دیا، اب یہ میرے کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ خیر یہیں سے ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک چلا گیا تھا۔ مجھے روحان سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ پہلے تو ہمارے بیچ صرف باتیں ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری تعریفیں کرنے لگا کہ پہلی نظر میں ہی تم مجھے بہت اچھی لگی تھی اور جان بوجھ کر میں نے تم سے بحث شروع کی تھی۔ مجھے اس کارڈ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں چاہتا تو دوسرا کارڈ بھی لے سکتا تھا، مجھے دلچسپی تو تم سے تھی، اس لیے میں نے اپنا نمبر لکھ کر دے دیا تھا۔ پہلے تو میرا ارادہ اس سے صرف دوستی کرنے کا تھا، جیسا کہ میری دوستوں نے بھی کر رکھی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہ دوستی محبت میں بدل جائے گی اور وہ مجھے بہت پیارا ہو جائے گا۔ 6 مہینے میں ہی ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے بیچ اب کسی بھی بات کا کوئی پردہ نہیں رہا تھا، ہم ایک دوسرے سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، وہ باتیں بھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شیطان جب انسان پر حاوی ہونے لگتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں بہکنے لگی تھی، اپنی راہ سے بھٹکنے لگی تھی۔ شاید یہ عمر ہی کچھ ایسی جذباتی عمر ہوتی ہے۔ اس وقت میں انٹر کلاس میں تھی اور میری عمر اس وقت 17 سال تھی۔ یہ ایسی نازک عمر ہوتی ہے کہ لڑکیاں بہت جلدی اپنی راہ سے بھٹک جاتی ہیں۔ ایک بار مجھے روحان نے ملنے کے لیے باہر بلایا تھا۔ میرا اپنا یہ خود حال تھا کہ اب باتوں سے من نہیں بھرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک ملاقات کر لینی چاہیے اور میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے جذبات ابھرنے لگے تھے، بے قابو ہونے لگے تھے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا اور ایک بار وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو اس دن کالج کے لیے نکلی تھی، لیکن اصل مقصد تو روحان سے ملاقات کرنا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہم کیفے میں ملے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارا من نہیں بھرتا تھا، ہم ایک دوسرے کے اور بھی قریب ہونا چاہتے تھے۔ میں اس بار روحان سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنا رشتہ میرے لیے بھیج دے۔ حالانکہ چاہت تو اس کی بھی یہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے گیا۔ حالانکہ اکیلے فلیٹ میں مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میری گھبراہٹ کم ہونے لگی تھی۔ روحان مجھے بتانے لگا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے پاس امریکہ جا رہا ہوں، 3 سال بعد واپس لوٹوں گا اور پھر تمہارا رشتہ مانگ لوں گا۔ 3 سال میں میں اچھا بھلا سیٹل ہو جاؤں گا تو تمہارے گھر والے رشتے پر اعتراض نہیں کریں گے۔ روحان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے کہا روحان میں 3 سال کیسے گزاروں گی، تمہارے بغیر میں تو مر جاؤں گی۔ آنکھیں تو اس کی بھی نم تھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب روتے روتے اس کے قریب ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور رونے لگی تھی۔ ہم دونوں کا ہی یہ ملن پہلا ملن تھا۔ روحان کی زندگی میں بھی مجھ سے پہلے کوئی لڑکی اتنے قریب نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی لڑکا آیا تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا
कहने लगा, तुम परेशान मत हो, अभी मेरे पास कोई नौकरी है और तुम्हारे माँ बाप भी बिना नौकरी के मुझे तुम्हारा रिश्ता नहीं देंगे। मैं उसके साथ लगकर रोए जा रही थी। पता नहीं कब रूहान पर खुमारी सी पड़ने लगी थी और वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाहों में भरता चला गया था। कहने लगा, मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे जाऊंगा, मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहां पर जब भी उदास हूँ तो तुम्हें याद कर लिया करूँ, उन हसीन पलों को याद करके दिल को सुकून पहुंचा लिया करूं। ये सुनकर मैं एकदम से घबरा गई थी और रूहान से पीछे हटी थी। मैंने इनकार किया, लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने मैं भी बेबस हो गई थी। मैं उसे ज्यादा मना नहीं कर पाई। आहिस्ता आहिस्ता हम बेहद करीब होते चले गए और मुझे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ वो मुलाकात मेरी जिंदगी भर का रोग बन चुकी थी। जब जज्बातों का तूफान ठंडा हुआ तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी। मैं बस रोए जा रही थी। वो शर्ट पहनते हुए कहने लगा, मैं तुमसे कभी भी बेवफाई नहीं करूंगा। मैंने कहा, रूहान, मुझे डर लग रहा है, अगर देर हो गई तो मैं क्या करूंगी। कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ इंटर में हो, जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी मैं वापस आ जाऊंगा, बल्कि इससे पहले ही वापस आ जाऊंगा। बस तुम शादी मत करना और मेरा इंतजार करना। ये कहकर वो चला गया था, लेकिन वो नहीं आया। पहले पहले तो वो मुझसे बातें क्लियर करता था, लेकिन फिर उसकी कॉल भी आनी बंद हो गई थी, उसका फोन भी बंद जाने लगा। बहुत कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। 4 साल तक मैंने उसका इंतजार किया था, लेकिन वो नहीं आया। मैं 21 साल की हो चुकी थी और मेरे रिश्ते आने लगे थे। मैं अपने माँ बाप को कभी कोई बहाना कर देती और कभी कोई बहाना कर देती, लेकिन अफनान के रिश्ते में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं इनकार कर सकती। वो खूबसूरत था, हैंडसम था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। फिर मैं कैसे इनकार करती। मेरे माँ बाप ने मेरी उससे शादी कर दी और मैं उसकी बीवी बनकर इसके घर आ गई। लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब घबराहट में गिर गई थी, क्योंकि वो जान जाता कि मैं पाक नहीं हूँ। और अब तो रूहान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो क्यों आया था? जब 4 साल में नहीं आया तो अब क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गया था? मैं तो पहले से ही बड़ी मुश्किल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरा शोहर मुझे बिना सफेद चादर के अपनाने के तैयार नहीं था। उसे मेरी पाक दामनी का सबूत चाहिए था, जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई थी। अफनान कमरे में आया तो मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मैं टैबलेट खा लूंगी और कुछ ही देर में ठीक हो जाऊंगी। वो कहने लगा, रूहान मेरा बहुत गहरा दोस्त है, मैं चाहता था तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती। फिर अफनान कहने लगा, जानती हो सारा, मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? कहने लगा, उसे एक लड़की से मोहब्बत हुई थी, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। वो तो उस लड़की की खातिर परदेश भी चला गया था ताकि खुद को सेटल कर सके और उस लड़की से शादी कर सके, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दिया। वो जहाँ गया था वहीं उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसकी एक टांग भी खराब हो गई। वो अब भी स्टिक के सहारे चलता है। उस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल भी किसी ने उठा लिया था और उसे वापस नहीं मिला, इसीलिए उस लड़की से दोबारा बात नहीं कर पाया। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली थी उन्होंने ही उसका इलाज करवाया था, लेकिन उसे 4 साल के लिए कैद कर लिया था कि जैसे ही वो ठीक होगा दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेगा और 4 साल तक वापस पाकिस्तान नहीं जा सकता। उस लड़की से वो चाह कर भी कोई बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका फोन नंबर उसी फोन में था जो एक्सीडेंट की वजह से वही मौके पर किसी ने उठा लिया था। जब वापस आया तो उसे पता चला कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की, उसका इंतजार तक नहीं किया, बस यही बताने के लिए आया था। फिर कहने लगा कि तुम्हें पता है मैं शादी की रात सफेद चादर क्यों बिछाना चाहता था? मैंने पूछा, क्यों? कहने लगा, उस लड़की ने मोहब्बत में रूहान के साथ सारी हदें पार कर दी थी और फिर किसी दूसरे के साथ शादी करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है, अपने शोहर को धोखा दे रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा है जो शादी से पहले अय्याशियां करती हैं और उनके शोहर को खबर भी नहीं होती कि उनके साथ जिंदगी गुजारने वाली लड़की पाक है या फिर अपनी इज्जत पहले ही गंवा चुकी है। अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अफनान के पास आई और मैं रोने लगी। अफनान ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, अफनान मुझे
معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں تم سے اب اور زیادہ جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے عفنان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے لائق نہیں ہوں، میں نے روحان سے محبت کی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں یہ گناہ کر بیٹھی تھی۔ میں نے 3 سال تک اس کا انتظار کیا، مجھے لگا اس نے بے وفائی کی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے یہی ڈر لگتا تھا کہ تم جان جاؤ گے تو مجھے نہیں رکھو گے اور طلاق دے دو گے، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے قریب آؤ۔ میں تمہیں سچ بتانا چاہتی تھی لیکن تمہاری عادت کو دیکھ کر میں ڈر جاتی تھی۔ تم استعمال کی ہوئی چیزیں دوبارہ استعمال نہیں کرتے، پھر مجھے کیسے اپنا سکتے تھے؟ لیکن آج میں نے تم سے اپنی ساری باتیں کہہ دی ہیں، چاہو تو مجھے معاف کر دو، چاہو تو مجھے سزا دے دو۔ میری بات سن کر عفنان کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھی۔ کہنے لگا یہ کیسی محبت تھی تمہاری جس میں تم نے اپنی عزت گوا دی؟ پھر کہنے لگا محبت اور عزت ایک ساتھ عورت کو صرف اس کا شوہر دے سکتا ہے، غیر مرد نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنے دوست روحان کی یہ بات بری لگی تھی کہ اس نے محبت میں ایک لڑکی کی عزت مانگ لی تھی اور ہمیشہ اس کو اس بات پہ برا بھلا بھی کہتا رہتا تھا، کیونکہ یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تم میری محبت بن گئی تھی، شادی ہوتے ہی تمہاری محبت خود بخود میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں میں مانتا ہوں مجھے استعمال کی ہوئی چیزیں پسند نہیں ہے، لیکن تم کوئی چیز نہیں ہو بلکہ میری بیوی ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس انسان کے بدن کو چھپا کر رکھتے ہیں، ان کی کمیوں کو، ان کے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں۔ اسی لیے میرا فرض ہے کہ میں تمہارا یہ عیب بھی چھپا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں تو پتھر کی بن گئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عفنان کا دل اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بس 1 منٹ لگا تھا، میرے دل میں عفنان کی محبت روحان سے بھی کئی گناہ بڑھ چکی تھی۔ وہ چاہے جانے کے قابل تھا، وہ مجھے معاف کر چکا تھا، اس نے روحان سے دوستی ختم کر دی۔ اس کے بعد روحان کبھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا، نہ ہی عفنان نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا۔ میری شادی کو آج 5 سال ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے۔ عفنان نے کبھی مجھے میرے ماضی کے حوالے سے تانا نہیں دیا، اور میرا تو یہ حال ہے کہ میں عفنان کی دیوانی ہو چکی ہوں۔ اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے لیے حکم کا استعان رکھتا ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو اپنے شوہر سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ دوسری محبت کی طرح محبت کے بدلے عزت نہیں مانگتا۔ خدا کے لیے اپنے شوہر سے محبت کریں، نہ کہ غیر مرد کی 4 محبت کی بھری باتیں سن کر اپنی عزت کو داؤ پر لگائیں۔ دوستو ہماری کہانی کیسی لگی ضرور بتانا، کہانی کو لے کر اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ دوستو آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی ہے؟ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔